अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि मॉडर्न फिज़िक्स बीएससी का जो कोर्स है उसको हम सेकंड चैप्टर्स का शुरू करने लगे हैं और ये हमारा 5th लेक्चर है जो कि डुअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सबसे पहले जो इसका कोर्स ऑफ कंटेंट है वो मैं आपको बता दूं कि आज हमने जो अपने इस लेक्चर के अंदर जो कवर करना है वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है डी ब्रोले हाइपोथेसिस कि डी ब्रोले ने हमें क्या हाइपोथेसिस दिया। फिर उसके बाद उस हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर उसने रेडिएशंस के बारे में जो डुअलिटी का कंसेप्ट दिया और फिर मैटर का जो कंसेप्ट था उसको किस तरह उसने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हम डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ था सिर्फ और सिर्फ डी ब्रोले के हाइपोथेसिस को जज करने के लिए, उसका मुशाहिदा करने के लिए। और फिर उसके बाद डेविसन जर्मर के बाद जी.पी. थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये प्रूव किया कि वाकई में जो डी ब्रोले की जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लास्ट चैप्टर के अंदर जो टॉपिक पढ़ के आए हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कम्पटन इफेक्ट है, ये रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसने ये कहा था जो हम लास्ट में पढ़ के आए हैं कि जो रेडिएशंस हैं वो बिहेव करती हैं एज अ पार्टिकल व्हेन इट मेक्स कोलिजन, और ये बिहेव करती हैं एज अ वेव जब ये किसी के साथ जब ये ट्रैवल करती हैं। हम लिख लेते हैं कि रेडिएशंस के बारे में जो हमारा कंसेप्ट जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा है वो ये था कि रेडिएशन बिहेव करती हैं, बिहेव्स एज अ पार्टिकल व्हेन दे कोलाइड एंड they behave as a wave when they travel। तो ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर जो लुबे लुबाब था, जो खुलासा था हमने वो ये था कि जो रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करती हैं और रेडिएशंस एज अ वेव भी बिहेव करती हैं। जो पार्टिकल फिनोमिने हैं, पार्टिकल फिनोमिने हमारे पास, मैं अगर मैं बात करता हूँ कि वो फिनोमिने जिसके अंदर रेडिएशंस पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, उसके साथ कम्पटन इफ़ेक्ट जो हमने लास्ट में स्टडी की हैं। और जो वेव फिनोमिना है, वेव फिनोमिना जिसमें पार्टिकल नेचर की, जो पार्टिकल है उसकी वेव नेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये वो फिनोमिना जो हमने अभी तक स्टडी नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट चैप्टर के अंदर पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब किया था, वेव नेचर को भी हमने डिस्क्राइब नहीं किया था। ये वो फिनोमिना हैं जो कि किसी पार्टिकल की वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो हमने पढ़ा है लास्ट, इस बुक का तो हमने ये नहीं पढ़ा, लेकिन हम जो हमारा पेपर ए उसके अंदर हम ये पढ़ चुके हैं। पहले अगर यंग्स डबल स्लिट की बात करूँ तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं, इस तरह से दो स्लिट्स होती हैं। यहाँ पे हम सोर्स रखते हैं किसी भी एटॉमिक पार्टिकल का, ऐसा पार्टिकल सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कह रहे हम। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इमिट होते हैं तो यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन रखी होती है जिसके ऊपर हम इसको जो पैटर्न मिलता है उसको हम स्क्रीन के ऊपर स्टडी करते हैं। ये स्क्रीन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इन स्लिट से गुजरते हैं इस तरह से। तो जो हमें पैटर्न मिलता है, जो स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न मिलता है वो पैटर्न मिलता है हमें इंटरफेरेंस का, इस तरह से कि जो पैटर्न हमें मिलता है वो एक इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता है। हालांकि यहाँ पे हम पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पे जो पैटर्न मिलता है स्लिट से गुजरने के बाद उन इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे एक हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता है। इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस का पैटर्न जो मिलता है, डेफिनेटली इंटरफेरेंस जो है वो एक वेव का फिनोमिना है, वेव के अंदर ऐसा ये फिनोमिना होता है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल नेचर को हम एज अ वेव डील कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि कोई, अगर हम पार्टिकल की बात करें या वेव की बात करें, सॉरी पार्टिकल की बात करें,
तो वो पार्टिकल एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों अपनी जो नेचर है उसको रिप्रेजेंट करे। दोनों नेचर का मतलब कि वो एट अ सेम टाइम पार्टिकल नेचर को भी शो करे या सेम टाइम वो वेव नेचर को भी शो करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो या तो पार्टिकल नेचर को शो करेगा या फिर वो वेव नेचर को शो करेगा। तो इसका मतलब क्या, हम साइमल्टेनियसली दोनों फिनोमेना को कंसिडर नहीं कर सकते, हम एट अ सेम टाइम दोनों फिनोमेना हम नहीं यूज़ कर सकते, हमें ना ही दोनों को रिजल्ट मिलते हैं। एट एक वक्त में हमें सिर्फ और सिर्फ या तो पार्टिकल नेचर मिलेगी या फिर हमें वेव नेचर मिलेगी। और ये हम डिपेंड करता है जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि उस इक्विपमेंट से हमें उसकी पार्टिकल नेचर मिलेगी या हमें वेव नेचर मिलेगी। जैसे अब हमने टू स्लिट एक्सपेरिमेंट लिया, टू स्लिट एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें जहाँ पे उस पार्टिकल की वेव नेचर मिली है। इसी तरह अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कंपनी इफेक्ट का यूज़ करते हैं, तो हमें वहाँ पर उसकी पार्टिकल नेचर उस पार्टिकल की मिलती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डी ब्रोले हाइपोथेसिस क्या था। डी ब्रोले हाइपोथेसिस। अच्छा, जब भी हम किसी पार्टिकल की, अगर हम उसकी पार्टिकल नेचर को देखेंगे, किसी रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को स्टडी करेंगे, तो उसकी जो वेव की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और जब हम किसी वेव की जब हम किसी रेडिएशन की वेव प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे तो उसकी जो पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हम सेम टाइम में दोनों को कभी भी कंसीडर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम जस्ट वन को, या तो हम रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को स्टडी करेंगे या फिर हम उसकी वेव नेचर को स्टडी करेंगे। तो डी ब्रोले ने ये कहा सन 1924 में कि अगर रेडिएशंस जो है वो डुअल नेचर शो करती हैं, वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रही हैं और वेव नेचर भी शो कर रही हैं, तो क्यों नहीं कि मैटर भी जो है वो भी डुअल नेचर ही शो करता है। उसने ये कहा कि जो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी उसने इसके साथ कंपेयर किया E=mc² को। उसने ये कहा कि जब हम एनर्जी को मैटर के अंदर और मैटर को एनर्जी के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जैसे एनर्जी की यानी कि रेडिएशंस, डेफिनेटली एनर्जी जो है वो रेडिएशंस ही होती हैं। रेडिएशन को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैटर को हम रेडिएशंस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह जो हमारा कंसेप्ट था कि रेडिएशंस डुअल नेचर रखती है, तो इसी तरह फिर इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन को देखते हुए उसने ये नतीजा अखज़ किया कि मैटर भी है वो भी डुअल नेचर रख सकता है। जिस तरह हमारे पास जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है, उसकी डुअल नेचर हो सकती है, वो पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करता है और वो एज अ वेव भी बिहेव करता है। चूँकि इस फार्मूले के तहत ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, जिस तरह रेडिएशन हमारे पास दोनों नेचर शो कर सकता है, इसी तरह मैटर को भी चाहिए कि वो दोनों नेचर शो करेगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा डुअलिटी ऑफ रेडिएशन को, लिख लेते हैं इधर, डुअलिटी ऑफ रेडिएशन के रेडिएशन किस तरह हमें डुअलिटी नेचर शो करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब रेडिएशन बिहेव करते हैं एज अ पार्टिकल, रेडिएशन बिहेव करती है एज अ, पहले वेव की बात कर लेते हैं। वेव, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो E=hf के इक्वल होती है। जब भी हमारे पास कोई पार्टिकल है वो वेव नेचर को शो कर रहा है तो उसकी वेव की एनर्जी E=hf होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं रेडिएशन की, जब वो बिहेव करें एज अ पार्टिकल के तौर पर बिहेव करें, तो उसकी जो एनर्जी होती है E=mc² होती है। mc², आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ से हम, अगर मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को E=mc को इस तरह लिख दूँ, mc×c करके मैंने लिख दिया। अब हमारे पास mc है वो p के मोमेंटम के इक्वल है, E=pc। हमें पता है मोमेंटम p हमारे पास क्लासिकली क्या होता है, m×v, मैस इंटू वेलोसिटी। तो ये मैस और वेलोसिटी यहाँ पे क्या, स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे ये हमारे पास p बन गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 कह दूँ मैं, और इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 2 कह दूँ और इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ, तो कंपेयर करने से मेरे पास pc = आएगा h × f के, बाई कंपेयरिंग।
अगर मैं लिख देता हूँ बाय कंपेयरिंग, मेरे पास ये मसवात बन गई। अब यहाँ से मैं एफ़ की अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ वो बनती है एच सी बटा लैम्डा, एच सी बटा लैम्डा। ये सी से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे पी इजिकल टू एच बटा लैम्डा बनता है। मैंने यहाँ से हमने निकालनी है वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा इजिकल टू एच ओवर पी। तो ये वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ये उसने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली है किसकी, डुअलिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन की जो वेवलेंथ है जब वो वेव के तौर पर बिहेव करती है तो हम इस फार्मूले से हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डुअलिटी ऑफ मैटर क्या है। डुअलिटी ऑफ मैटर, अब डुअलिटी ऑफ मैटर के लिए हम इक्वेशन वही लेते हैं दोबारा से, डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है वेवलेंथ की, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। अब मैटर जो है, हम मार्कर भी मैटर है, इंसान भी मैटर है, कोई भी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है मादा है और उसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं। अब अगर मैटर के बारे में डी ब्रोगली ने ये कहा कि मैटर की भी वेव्स होती हैं और वो भी पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करता है और वो वेव के तौर पर भी बिहेव करता है। तो उसने उसकी पार्टिकल तो हमें ठीक है समझ आ रही है, उसमें पार्टिकल तो पार्टिकल नेचर उसकी आ जाएगी, लेकिन पार्टिकल जो है वो वेव किस तरह बिहेव कर सकता है। अब इंसान है या ये मार्कर है, अब ये वेव किस तरह बिहेव कर सकता है। तो उसने हमें इस फार्मूले के तहत इसने सॉल्व किया कि डुअलिटी ऑफ मैटर वाकई में पॉसिबल है। तो उसने यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच पी की वैल्यू अगर हम बात करते हैं माइक्रो पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो मोमेंटम उसका होगा m इंटू वी, एम इंटू वी। के थ्रू डी ब्रोगली ने ये कहा कि ये वो रिलेशन है जो कि किसी भी, ये वेवलेंथ हमेशा वेव की होती है और ये मोमेंटम हमेशा पार्टिकल का मोमेंटम होता है। तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि ये ऐसा रिलेशन है जो कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को और पार्टिकल लाइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को दोनों को इंटरकनेक्ट करता है। इस रिलेशन के थ्रू हम, ये ऐसा रिलेशन है जिसमें हम वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे तो इसने हमें बता दें कि मैटर की भी वेव्स होती हैं, मैटर की वेव्स होती हैं, लेकिन अब हमारे साथ भी वेव्स एक एसोसिएट है, हर मैटर के साथ वेव एसोसिएट, इस मार्कर के साथ किसी भी कोई भी चीज़ उसके साथ एक वेव एसोसिएट है। तो वो हमें सवाल ये पैदा होता है कि हमें वो नज़र क्यों नहीं आती या हम उसको महसूस क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि इस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है यहाँ पे, उसकी वैल्यू 6.6 2 ज़रब मल्टी 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड और मैस इंटू वेलोसिटी। अब जितना भी सपोज कर लिया हमारे पास एक बॉल है, टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल का मैस सपोज कर लिया 0.5 kg है, 0.5 किलोग्राम है। तो अगर हम देखें ये एच की वैल्यू बहुत स्मॉल है, अगर बहुत स्मॉल वैल्यू को हम एक बड़ी वैल्यू से तकसीम कर दें तो वो और ही स्मॉल एक वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से हम उसकी जो हमारे साथ जो किसी भी इवन के जो टेनिस बॉल है स्मॉल बॉल, उसका अगर 0.5 या कोई छोटी सी बॉल हो उसका भी वेट हम कंसीडर करें तो हम उसकी भी वेव को एसोसिएट तो है लेकिन उसको हम भी फील नहीं कर सकते या उसको महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांक्स कांस्टेंट बहुत स्मॉल वैल्यू है और यहाँ पे अगर मैस और वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें, उसकी मोमेंटम देखें किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल का, मैटर का, तो उसका मैस इतना ज़्यादा होगा कि हम उसको प्लांक्स कांस्टेंट के ऊपर तकसीम करें तो वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि छोटी वैल्यू को अगर बड़ी वैल्यू पर तकसीम करें तो वो मज़ीद स्मॉल होती जाती है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो वेवलेंथ मिलेगी वो वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल मिलेगी, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वही मोमेंटम हमें किसी सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मिल जाए या हमें फोटॉन किसी और पार्टिकल का मिल जाए तो डेफिनेटली फिर हम उसको एक ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये फिनोमेना है कि जिसके थ्रू हमें डी ब्रोगली ने ये कहा, ये इक्वेशन है जिसने डी ब्रोगली ने वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को कनेक्ट किया
और इस फार्मूले के तहत उसने ये कहा कि किसी भी मैटर की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को हम इस फार्मूले के तहत कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो जीपी था, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट था, इसने हमें क्या बताया और कैसे इसने इसको प्रूव किया। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको जो कि डी ब्रोली की जो हाइपोथेसिस था उसको उसने प्रूव किया कि वाकई में ये ऐसे ही है कि मैटर भी हमारे पास डुअल नेचर शो करता है। तो जो उसका ऑपरेटर्स है वो कंसिस्ट था इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन गन जिसके साथ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का एक पूरा सेटअप था लगा हुआ, सामने एक निकल का क्रिस्टल था, सिंगल क्रिस्टल, और एक डिटेक्टर था। होता क्या था कि जैसे ही हम डिफरेंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं टुवर्ड्स द निकल के टारगेट के ऊपर, निकल के टारगेट के ऊपर जैसे ही वो एक्सेलरेट होता था, एक्सेलरेट होने के बाद वो जब डिटेक्ट होता था तो डिटेक्टर जो है वो मूविंग डिटेक्टर है, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये हमें इस मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है इसके वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता था उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करके हमें रीडिंग दे देता था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गन का काम यह था कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना, और साथ इसके एक हम कह लें कनेक्टेड था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस था जो इन इलेक्ट्रॉन्स को हाई पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट करवाता था। एक्सेलरेट करवाने के बाद वो इसको फॉल करवाता था निकल के टारगेट के ऊपर। निकल क्या था, एक एलिमेंट था जो कि सिंगल क्रिस्टल के ऊपर मौजूद है, सिंगल क्रिस्टल है ये। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब हीट करके डिटेक्टर को डिटेक्ट होते हैं तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ बना था वो कुछ इस किस्म के इंटेंसिटी के दरमियान और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के दरमियान ग्राफ बना था। चूँकि हमने उस इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस के ऊपर एक्सेलरेट करवाया था और हमने देखा था कि सबसे मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी आ रही है वो 54 वोल्ट के ऊपर हमें वो उसकी इंटेंसिटी डिटेक्ट हो रही। उसके बाद और सबसे कम की जो इंटेंसिटी है, सबसे कम इंटेंसिटी वाला वो हमारे पास है 35 वोल्ट के ऊपर सबसे कम इंटेंसिटी उस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेट हो रहा है वो 35 वोल्टेज के ऊपर हमें मिल रही है। तो इस ग्राफ से जो ग्राफ है ये इंटेंसिटी वर्सेस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के दरमियान है। तो ये जो हमारे पास सेटअप था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप ये रिजेंबल था एक्सरे डायफ्रैक्शन के स्पेक्ट्रम, एक्सरे डायफ्रैक्शन का जो हमारे पास अपरेटस था उसके साथ, जो कि ब्रैग्स सेटअप डिफ़ाइन किया था उसके साथ ये रिजेंबल रखता था। इसी तरह जिस तरह ब्रैग्स के उसमें हमें जो वेव मिली या जो हमें वेव फॉर्म मिली वो इंटरफेरेंस की फॉर्म में हमें मिला था, तो उसने मैक्सिमम और मिनिमम उसको अलग-अलग किया। तो इसी तरह हमने जो उसने फार्मूला लगाया था एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये ब्रैग्स लॉ है। ब्रैग्स लॉ में जो एक्सरे डायफ्रैक्शन होती है उसके अंदर हमें जो पैटर्न मिला था वो एक इंटरफेरेंस का पैटर्न मिला था, तो उसने वहाँ पे भी ये फार्मूला यूज़ किया। चूँकि हमारा जो ये सेटअप है ये भी ब्रैग्स लॉ के सेटअप के अकॉर्डिंग, इसी से हम यहाँ पर भी जो हमें पैटर्न मिलेगा हम उसके लिए एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा को पुटअप करेंगे। अब यहाँ पे एन जो है वो फर्स्ट मैक्सिमम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह हम एन की जगह पे 1 2 3 4 पुट करेंगे। लैम्डा हमने यहाँ से वेवलेंथ निकालेंगे। डी हमारे पास डी स्पेसिंग क्या है, क्योंकि निकल का ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में क्या होता है जो उसके लैटिसेस होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी स्पेसिंग बोलते हैं। जैसे ये मैंने शो किया गया, ये डॉट्स है, ये डॉट्स जो से हैं ये इस निकल के क्रिस्टल के जो लैटिसेस हैं, लैटिसेस पॉइंट्स होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और दो लैटिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने डी का कहा, यानी कि डी स्पेसिंग, इसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया। तो इन दो लैटिसेस के दरमियान जो या उसके एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 215 किया, 215 पिकोमीटर, 215 है। और साइन थीटा हमारे पास जो मैक्सिमम हमें मिली थी इंटेंसिटी की, मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस एंगल के ऊपर मिली वो हमारे पास 50 का एंगल था, और उस वक्त एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो हमारे पास थे वो 54 वोल्टेज थे। तो यहाँ से अब हमने जब कैलकुलेट की अपनी वेवलेंथ लैम्डा को, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 165 पिकोमीटर आई है। जो वेवलेंथ की जो फर्स्ट मैक्सिमा मिला है उसके ऊपर हमारे पास 165 पिकोमीटर की हमारे पास वैल्यू आई है।
यहाँ पे मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि ये जो हमारा सेटअप था ये था एज ब्रैग्स का जो सेटअप एक्स रे डायफ्रैक्शन का डायफ्रैक्शन वही सेम प्रोसेस था। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास लैटिसेस हैं इस क्रिस्टल के अंदर लैटिसेस होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो जो कि हमारे पास है ये बिहेव कर रहे हैं एज अ स्लिट के तौर पे, क्योंकि वहाँ पे भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर हमने स्लिट्स ली थी और स्लिट्स में हमें जो पैटर्न मिला था सेम पैटर्न वही पैटर्न में यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा। तो हमने यहाँ पे फिर ब्रैग्स लॉ यूज़ किया क्योंकि ये यहाँ पे भी हमें जो पैटर्न मिल रहा है ये जो लैटिसेस हैं ये बिहेव कर रहे हैं एज ए स्लिट्स के तौर पे, तो इसीलिए हमने फिर वही फार्मूला यूज़ किया जो ब्रैग्स ने यूज़ किया था, जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर यूज़ किया था, क्योंकि ये पार्टिकल या ये लैटिसेस जो हैं ये एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यानी कि स्लिट्स के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, और स्लिट्स के तौर पे बिहेव करने की वजह से हमने रिजेंबल की वजह से दोबारा से यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया और जो हमारा रिज़ल्ट मिला वो 165 पिकोमीटर मिला, जो कि ये हमारा रिज़ल्ट था, ये एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट था। अगर हम अब बात करते हैं थ्योरेटिकल रिज़ल्ट की तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। थ्योरेटिकल रिज़ल्ट जो हमें दिए थे वो दिए थे डी ब्रोले ने। डी ब्रोले का जो फार्मूला था वो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और पी हमारे पास एम वी के बराबर था। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दी थी हमने किसके थ्रू, पोटेंशियल वी नाट के थ्रू, वो 54 वोल्ट थी, तो वो है ई वी नाट की इक्वल। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए हमने पोटेंशियल दिया था जिसके काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की थी वो ई वी नाट थी, जबकि वी नाट की वैल्यू हमारे पास 54 वोल्ट है। तो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की थी या वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ये वो एनर्जी है जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया था इस एनर्जी के इक्वल, और ये वो काइनेटिक एनर्जी जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ और टारगेट तक पहुंचा, हाफ एम वी का स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने से हाफ एम वी का स्क्वायर आएगा इक्वल टू ई वी नाट के। हमने बेसिक प्रूव क्या करना, हमने यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी। हम इस ये डी ब्रोगले वेवलेंथ का जो डी ब्रोगले वेवलेंथ का जो फार्मूला था इसके अंदर वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट कर रहा था। इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। पी हमारे पास एम वी के बराबर है, हमने यहाँ पे एम वी की वैल्यू मैस और पार्टिकल की वेलोसिटी में मालूम है नहीं, तो हमने यहाँ से निकाल लेनी है। तो एम वी हमारे पास मौजूद है, हम दोनों तरफ ऐसा करते हैं दोनों साइड पे हम एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से एम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी ये एम स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब एम स्क्वायर और वी स्क्वायर मैं इधर जाने देता हूँ, बाकी टू इधर जाके टू ई वी नाट इंटू एम इस तरह से बन जाएगा। अब ये स्क्वायर है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर ओपन करने से दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ये एम वी बन जाएगा और यहाँ पे टू ई वी नाट इंटू एम का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये एम वी की वैल्यू मैं इधर पुट करने लगा हूँ, तो मैं पुट करता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, एम वी की जगह टू ई वी नाट इंटू एम का स्क्वायर, लैम्डा सॉरी एच है। अब एच की वैल्यू हम लगा देते हैं, वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं और यहाँ से हम वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एच की वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाइड 10⁻34 ओवर 2 इंटू जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वो 54 का अप्लाई किया, ऐसे ही है। इलेक्ट्रॉन 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19 इंटू मैथ 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास लैम्डा की वेवलेंथ की जो वैल्यू आती है वो 166 पिकोमीटर आती है, 166 पिकोमीटर आती है। और जो हमारे पास जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की थी वो हमारे पास 165 पिकोमीटर। इसका मतलब वाकई में एक्सपेरिमेंटली जो हमने प्रूव किया वो रिज़ल्ट और जो थ्योरेटिकली हमने रिज़ल्ट प्रूव किए दोनों के दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है। इसका मतलब वाकई में जो डी ब्रोले ने हाइपोथेसिस पेश किया था कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर दोनों को इस रिलेशन के थ्रू उसने कनेक्ट किया। उसने ये कहा कि जिस तरह रेडिएशंस पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं और वेव नेचर भी शो करती हैं, तो मैटर में भी ये फिनोमेना पाया जाता है, यानी कि मैटर भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को शो कर सकता है।
उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जीपी थॉमसन इफेक्ट के जीपी थॉमसन ने किस तरह से ये प्रूव किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीपी थॉमसन इफेक्ट या एक्सपेरिमेंट उसका क्या था। जीपी थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि वाकई में मैटर भी वेव्स पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है रेडिएशंस की तरह, इसी तरह मैटर भी पार्टिकल और वेव्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसने जो प्रूव किया वो वेव नेचर ऑफ मैटर को प्रूव किया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम को उसने फॉल करवाया थिन फिल्म के ऊपर। थिन फिल्म क्या थी, रैंडमली ओरिएंटेड, उसमें क्रिस्टल्स जो लैटिस थे उसके अंदर मौजूद थे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जब हिट किया उस टारगेट के ऊपर, यानी कि जो थिन फिल्म था, तो जो हमें पैटर्न मिला डिटेक्टर के ऊपर, जो पैटर्न मिला वो कुछ इस किस्म का था कि दरमियान में ब्राइट सर्कुलर फ्रिंज मिली, फिर हमें डार्क सर्कुलर फ्रिंज, उसके बाद फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह से हमें जो पैटर्न मिला वो डार्क और ब्राइट की जो सेंट्रल स्पॉट था वो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की शक्ल में मौजूद था। फिर इसी तरह इसने इलेक्ट्रॉन के बजाय फिर इसने एक्सरेज को यूज़ किया सेम एनर्जी के ऊपर। तो दोबारा उसने देखा कि हमारे पास सेम वही फिनोमेना, सेम वही पैटर्न हमें इंटरफेरेंस का यानी कि जो मिलता है दोनों के केसेस में एक ही पैटर्न, एक ही फिनोमेना में हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये था कि जो पार्टिकल जो है ये वेव नेचर, मैटर का जो पार्टिकल है वो हमें वेव नेचर को शो कर रहा है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो ये है कि डी ब्रोले की जो थी हाइपोथेसिस था, उसने ये कहा था कि जो पार्टिकल जो रेडिएशन है वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर सकती है, तो मैटर क्यों नहीं कर सकती। मैटर भी पार्टिकल के तौर पर और वेव्स के तौर पर बिहेव कर सकती है। उसने हाइपोथेसिस पेश किया और उसने फार्मूला में दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, पी इज इक्वल टू एम वी के बराबर। और उसने ये बताया कि ये फार्मूला वो फार्मूला है जो कि किसी जो कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को किसी भी मैटर की मिलाता है। इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके हाइपोथेसिस को प्रूव किया जे पी थॉमसन ने, एक्सपेरिमेंट किया। फिर डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, इसमें उसने प्रूव किया कि वाकई में। और फिर हमने डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट की थी और हमने डी ब्रोले का फार्मूला यूज़ करते हुए कैलकुलेशन की, थ्योरेटिकली जो वैल्यूज कैलकुलेट की वो अप्रॉक्सीमेटली सेम थी। इसका मतलब ये था कि वाकई में मैटर भी बिहेव करता है एज अ पार्टिकल, एज अ वेव, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। ये पार्टिकल के तौर पर कब बिहेव करेगा और वेव के तौर पर बिहेव करेगा। ये बिहेव करेगा जब ये कोलाइड करेगा, एज अ कोलाइड करेगा तो पार्टिकल के तौर पर बिहेव करेगा, और जब ये मूव करेगा, ट्रैवल करेगा, तो ये मूव करेगा, तो ये बिहेव करेगा एज अ वेव। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी टॉपिक की ना समझ आई हो या मेरे लेक्चर की ना समझ आई हो, किसी पॉइंट पे आपको ना कंसेप्ट ना क्लियर हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।